हे गाइस, दिस इज रोशन एंड आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो कैसे हैं आप? आज बात करेंगे नए चैप्टर द एंड ऑफ बायोपॉलिटी के बारे में। तो हम लोग टॉपिक को बोर्ड्स के क्वेश्चन के रूप में एनालाइज करेंगे और मैं आपको दावा करता हूं कि मैं आपको इतना पॉइंट दूंगा कि आप लिख लिख कर थक जाओगे। पहला टॉपिक है कि सोवियत सिस्टम क्या था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सोवियत सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता था, लेकिन इसका स्टार्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन से होता है। यानी कि जो रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, वहीं से सोवियत सिस्टम का ओरिजिनेशन कह सकते हैं, यूएसएसआर का ओरिजिनेशन स्टार्ट होता है और उसके लीडर व्लादिमीर लेनिन ही रहते हैं इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने में, और वहीं से कम्युनिज्म सिस्टम स्टार्ट होता है। और कहे तो कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि यूरोपियन स्टेट्स थे और उनको लिबरेट किया गया था सोवियत फोर्सेस के द्वारा फेसिस्ट फोर्सों से, नाजीज फोर्सों से। यानी कि वैसे यूरोपियन कंट्री जो कि नाजीज के हाथों से छुड़े थे, वो भी सोवियत सिस्टम में आके जुड़ जाते हैं और इस तरह एक नया ब्लॉक बनता है जिसको सोशलिस्ट ब्लॉक या सेकेंड वर्ल्ड भी कहते हैं। तो आप देखें, इस तरह हम लोग 4 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखें तो यूएसएसआर का फीचर, बुक में आगे बढ़ते हैं तो यूएसएसआर का फीचर आता है, यानी कि सोवियत सिस्टम का फीचर क्या था। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 4 5 6 है, लेकिन मैं आपको 7 8 बताऊंगा और बोर्ड्स में तो मात्र 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछता है, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और बहुत ही इजी से आपके 6 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहला ये है कि वहां पे जो भी नेटवर्क था बहुत ही कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, यानी कि रिमोटेस्ट एरिया तक भी कम्युनिकेशन नेटवर्क था। आराम से चिट्ठियां या जो भी उस टाइम चल रही थी अच्छे से पहुंच पाती थी। सेकेंड पॉइंट देखें तो वहां पे जो एनर्जी रिसोर्स है, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज था, जैसे कि आयरन, ऑयल, स्टील और भी बहुत सारे। इंडिया में भी बहुत सारे ऑयल और मिनरल्स वहां से आते हैं और बिहार में एक रिफाइनरी है यूएसएसआर का, और आपको बताना है कि वो कहाँ पे है। नेक्स्ट देखें तो यानी कि वहाँ का जो मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर था बहुत ही बेहतरीन था, जो कि पूरे गांव और शहर को अच्छे से कनेक्ट कर रहा था। फोर्थ पॉइंट देखें तो वहाँ पे डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन, यानी कि वो पिन से लेके कार्स तक का प्रोडक्शन करती थी। और वहाँ के गवर्नमेंट का एक ये भी पॉलिसी था कि वो अपने सिटीजन्स को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करे, इंश्योर करे और सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर देती। किस चीज पे? सिर्फ नेसेसिटीज पे, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये भी फीचर लिख सकते हैं कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सब मिल के काम करते थे, इसलिए सोशलिस्ट ब्लॉक में उस टाइम कोई भी एक भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं था। तो यहाँ पे आप मैप में देखिए, ये जो रीजन्स है ये आता है हमारा सोशलिस्ट ब्लॉक, और ये सब जो कुछ कंट्रीज है सारा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आता है। तो ये हमारा हो जाता है रिपब्लिकन स्टेट्स, और यहाँ पे जो आप नीचे में देख रहे हैं ये हो जाएगा सेंट्रल स्टेट्स और बाल्कन स्टेट्स, और यहाँ पे ये रसा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्रीन में जो है कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, और बाकी जो बच गया स्पेन, अफ्रीका, आयरलैंड, स्वीडन, यूगोस्लाविया, इंडिया, ये सब नाम कंट्रीज के अंदर आता है। बुक में भी है, आप लोग वहां देख सकते हैं। तो ये थी कुछ बोले तो 6 7 पॉइंट जो बता रही थी यूएसएसआर कैसा था, उसका फीचर कैसा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई सोवियत इकोनॉमी वाज फ्लैटरिंग। यानी कि जो सोवियत सिस्टम का इकोनॉमी था वो धीरे धीरे क्यों खराब हो रहा था और बद से बदतर बनते जा रहा था। तो इसके भी 7 8 पॉइंट है जो कि हम लोग देखेंगे, और ये भी क्वेश्चन मात्र 6 मार्क्स का ही आता है, लेकिन मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखते हैं पहला पॉइंट, यानी कि जो वहाँ का गवर्नमेंट था ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन थी, यानी कि लोग के ऊपर अत्याचार। अथॉरिटेरियन मतलब तानाशाह आप कह सकते हैं। डेमोक्रेसी नाम का चीज नहीं था वहां पे, लोग को बिल्कुल फ्रीडम नहीं था स्पीच और एक्सप्रेशन का, बिल्कुल राइट। जब डेमोक्रेसी नहीं था तो बहुत सारे राइट्स लोगों के पास नहीं दिया गया था। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो भी अनअकाउंटेबल बन गई थी, यानी कि वो क्या कर रही है, किस लिए कर रही है, बिल्कुल पीपल को बताया नहीं जाता था। और बात करें तो यूएसएसआर तो कहने का यूएसएसआर था, लेकिन उसको पूरे सोवियत सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था सिर्फ रसिया। यानी कि जो बाल्कन स्टेट्स, सेंट्रल स्टेट्स और रिपब्लिकन स्टेट्स थे वो सिर्फ नाम के स्टेट्स थे, नाम के सोवियत सिस्टम के अंदर में थे, बल्कि पूरे उसको कंट्रोल कर रहा था सिर्फ और सिर्फ रसिया। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि जो एक सोवियत सिस्टम थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कॉस्ट बियर कर रही थी, ताकि अपनी जो आर्म्स है, जो मिलिट्रीज है, विपन्स है, आर्सेनल्स है, उसको मैच कर सके यूएस के साथ।
क्योंकि यूएस का जो क्वालिटी था बहुत ही ज़्यादा था। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सोवियत सिस्टम की गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल फेल हो गई थी लोगों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पिरेशन चॉइस को फुलफिल करने में। और ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आता है कि जो सोवियत इन्वेजन की थी अफगानिस्तान में 1979 में, वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गई और सिस्टम को पूरा कमजोर बना के रह गई। नेक्स्ट ये भी पॉइंट यहाँ पे उठता है कि इसके कारण हुआ क्या कि सोवियत सिस्टम में कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेजेस होने लगी थी, जिसके कारण उनको हर एक ईयर बहुत मात्रा में फूड को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो ये कुछ रीजन थी जो बता रही थी कि सोवियत इकोनॉमी इस तरह से धीरे धीरे फ्लैटर होने लगा। तो जैसे कि बताए अफगानिस्तान इन्वेजन जो 1979 में हुआ था किस तरह यूएसएसआर के लिए फेलर रहा, यानी कि जो रेड आर्मी है सोवियत सिस्टम की, कहा जाता है कि ये कहीं भी जो अटैक करती है तो बिल्कुल 100% सक्सेसफुल वहां से होकर आती है। लेकिन इस बार हुआ क्या, अफगानिस्तान में इन्वेड करने के बाद यूएस ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया और साथ में ही अफगानिस्तान के जो सेलर थे वो गोरिल्ला वार करते थे, यानी कि जंगलों में छिप छिप कर लड़ते थे और रेड आर्मी को पता नहीं चलता था कि वो कहां से अटैक कर रहे हैं। और साथ में अफगानिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान ने, जिस कारण रेड आर्मी को पूरी तरह से मात मिली और वहां से वो हार गए। सो मिखाइल गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो देखते हैं कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो 1985 में सोवियत सिस्टम के सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं और वो सोसाइटीज में यानी कि सोवियत सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाहते थे। और ये जो रिफॉर्म लाना चाहते थे इसके पीछे एक रीजन था कि वो जो यूएसएसआर है, जो सोवियत सिस्टम है, वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन में उनके साथ बिल्कुल compete कर सके, जानकारी प्राप्त कर सके। और इस तरह हुआ क्या कि जो बाल्टिक नेशन थे वो प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज है वो कितना आगे हो गई है। लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें गोर्बाचोव ने अपना रेड आर्मी को नहीं भेजा और उनको प्रोटेस्ट अलाउ करने दिया, और इस तरह से एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है डिसइंटीग्रेशन का। और यहीं पे होता क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज जम के आगे आने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और इस रिफॉर्म में गोर्बाचेव दो पॉलिसीज लाते हैं, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्म, ताकि कंट्रीज को सोशलिस्ट ब्लॉक से कन्वर्ट करके एक डेमोक्रेटाइजेशन की ओर ले जा सके। और ये पॉलिसी क्या रहता है, ये दो पॉलिसी है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग द सिस्टम, रीस्ट्रक्चरिंग द गवर्नमेंट, और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। यानी कि अगर देखिए रीस्ट्रक्चरिंग कहने का ये मतलब होगा कि जो भी सिस्टम है उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए, और ग्लासनोस्ट ओपननेस कहने का मतलब कि लोगों को इन्फॉर्मेशन बताया जाए। और जैसे कि बताएं कि ये इधर ईस्ट हो जा रहा था और इधर वेस्ट, तो जो ईस्टर्न कंट्रीज में लोग रह रहे थे उनको वेस्टर्न कंट्रीज के आइडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल रहा था। तो इस तरह से ये पॉलिसी लोगों को एक टेस्ट दे दिया फ्रीडम का, कि उनको पता चल गया कि अगर हम इनके साथ मिल जाते हैं और इनके जैसा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सब अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम कितना आगे बढ़ जाएंगे। बट होता क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके हार्ड लाइनर्स कहने का मतलब जो कट्टर लोग होते हैं, ठीक है, वो इस रिफॉर्म को बिल्कुल अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट हो जाता है तो प्रॉब्लम इन्हीं को आएगी। अगर डिमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगा, जो करप्ट लोग थे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हार्ड लाइनर थे उन्हीं को प्रॉब्लम आ रहा था और इसलिए वो लोग इस रिफॉर्म्स को नहीं चाह रहे थे, अपोज कर रहे थे। और यहाँ पे होता क्या है कि जो हार्ड लाइनर्स होते हैं वो गोर्बाचोव को बोलते हैं कि तुम तख्ता छोड़ दो, तुम अपने पोजीशन को छोड़ दो, नहीं तो क्या होगा कि हम तख्ता पलट कर देंगे। और इसी तख्ता पलट को अगस्त को भी कहते हैं, जो कि 1991 में हुआ था। और बात करें तो वो जो हार्डलाइनर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, वो सोवियत सिस्टम में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक नेशनल हीरो के रूप में एमर्ज होता है बोरिस एल्सिन। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये है बोरिस एल्सिन, और ये जो तख्ता पलट होता है इनको बिल्कुल अपोज करते हैं। और वहाँ पे एक फिर से इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को बहुत ही भारी बहुमत के साथ जीते हैं, और जो सेंट्रल कंट्रोल रहता है उसको शेक ऑफ कर देते हैं, हिला देते हैं। और इस प्रकार जो भी पावर सेंट्रल से रहता है वो कन्वर्ट होने लगता है रिपब्लिकन एरिया में, रिपब्लिकन स्टेट्स में, जो कि यूरोपियन कंट्रीज थे, कह सकते हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और जब ये सब चीज हुआ तो जो रिपब्लिकन स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट मांग रहे थे, लेकिन वहीं पे जो सेंट्रल स्टेट्स थे जो रशिया के नीचे आते हैं
वो लोग उन्हीं के फेडरेशन में रहना चाहते थे। एक्चुअली इसका ये रीजन है, ये देखिए आप थोड़ा सा मैप बना देते हैं। ठीक है, ये है रसिया, ठीक है, ये हो गया रिपब्लिकन स्टेट्स, ये बाल्टिक स्टेट्स है, और ये है सेंट्रल स्टेट। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल स्टेट थे ये थोड़ा गरीब स्टेट्स थे और रिपब्लिकन स्टेट्स अमीर। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम था कि सब मिल के काम करेगा और सब में एक ही बराबर बटेगा। तो ये जो गरीब स्टेट्स थे ये इसी फेडरेशन में रहना चाहते थे क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा था। और वही जो यहाँ पे अमीर देश थे वो नहीं चाह रहे थे कि हम अपना पैसा किसी और को दे। तो ये रीजन था कि वो क्यों इंडिपेंडेंट चाहते थे और वो दूसरे जो सेंट्रल स्टेट थे वो उसी फेडरेशन में रहना चाह रहे थे। और यहीं पे होता क्या है, ये जो 1991 में तख्ता पलट हुआ, ये इलेक्शन जीत गए, तो 1991 में ही होता क्या है, येल्सिन के अंदर ही रसिया, बेलारूस और यूक्रेन ये 3 फर्स्ट कंट्री बनती है जो कि डिक्लेयर करती है कि सोवियत सिस्टम को डिसबैंड कर दिया गया है और कम्युनिस्ट रूल को बैन कर दिया गया है, और इस तरह कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर दिया जाता है, और इस प्रकार सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है और कोल्ड वार खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज होने के बाद क्या होता है कि जो कुछ स्टेट्स होते हैं, सेंट्रल, रिपब्लिकन और बाल्टिक स्टेट्स, ये सब मिलके एक कॉमन स्टेट बनाते हैं और इसका नाम रखा जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो आफ्टर ऑल हुआ क्या, ये जो सिस्टम कोलैप्स जब कर गई, सोवियत सिस्टम कोलैप्स कर गई, तो एक रसिया एक कंट्री बना, यूएसएसआर के सक्सेसर के रूप में माना गया, और जितना भी पॉलिसीज था, जितना भी पावर था, वो सारे पावर रसिया को मिल गया। तो न्यूक्लियर स्टेट का भी पावर, न्यूक्लियर पॉलिसी का भी पावर, न्यूक्लियर लॉन्चिंग का पावर रसिया को मिल गया, और इस प्रकार जो ओल्ड सोवियत यूनियन था मर गया और बरीड कर दिया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब के लिए bye and thank you for watching my video. You can also follow me on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube at Rosanpedia. Bye bye.